दिन था 22 नवंबर 1963। जगह थी डलास, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास राज्य का सबसे बड़ा शहर। एक तारीख जिसे अमेरिकी इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया। एक दिन जब अमेरिका के युवा राष्ट्रपति की दिन दहाड़े हत्या कर दी। वह राष्ट्रपति चर्चित था, दुनिया का सबसे चमकदार और आशावादी राष्ट्रपति। वह कोई और नहीं बल्कि जॉन एफ कैनेडी थे, जिन्हें अमेरिका ने बहुत कम अरसे में ही खो दिया। एक राष्ट्रपति जिनके शासनकाल में ही अमेरिका ने क्यूबा मिसाइल संकट देखा, जर्मनी में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। इतना ही नहीं, वियतनाम युद्ध की शुरुआत भी उनके समय ही हुई। एक युवा कंधा तमाम जिम्मेदारियों को निभा रहा था, लेकिन उनकी ही जनता के सामने बेरहमी से उन्हें गोलियों से भून दिया गया। इस खूनी दिन न सिर्फ एक लोकप्रिय नेता का अंत हुआ, बल्कि अमेरिका षड्यंत्र की गहरी और अंधेरी गलियों में खो गया। यह घटना षड्यंत्र के एक ऐसे मकड़जाल का शुरुआती बिंदु बनी, जिसे सुलझाना आज भी बाकी है। कभी शक की सुई रूस की तरफ गई तो कभी पड़ोसी क्यूबा पर। दोनों कम्युनिस्ट देशों पर अमेरिका की लोकतंत्रवादी सरकार के कई इल्जाम लगे, लेकिन सभी तर्क खारिज हो गए। सवाल है कि यह वारदात क्या सिर्फ एक व्यक्ति की कुंठा थी, या फिर यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पुलित्जर अवार्ड पाने वाले इकलौते राष्ट्रपति हैं। अपने चाहने वालों के बीच वो जैक कैनेडी के नाम से मशहूर थे। 29 मई 1917 को मैसाचुसेट्स के ब्रुकलाइन में कैनेडी पैदा हुए थे। एक समृद्ध और राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार से आने वाले कैनेडी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नौसेना में अपनी सर्विस दी। युद्ध के दौरान उन्होंने जहाजों के कमांडर के तौर पर दक्षिण प्रशांत इलाके में अपनी सेवाएं दी। युद्ध के दौरान उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता स्पष्ट रूप से नजर आई, जिसने उनके राजनीतिक करियर की नींव रखी। कैनेडी ने अमेरिकी राजनीति में अपनी पहचान एक युवा और एनर्जेटिक नेता के रूप में बनाई, जिनकी विचारधारा में नवाचार और परिवर्तन की गहरी समझ थी। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 1947 में ही हो गई थी, जब वह मैसाचुसेट्स के 11वें जिले के प्रतिनिधि के तौर पर अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य बने। 1953 में संसद के ऊपरी सदन सीनेट में भी जगह बनाने में वे कामयाब हुए, जहां उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई। यहां उन्होंने 1960 तक काम किया। इसी साल अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन भी होना था और कैनेडी डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार बने। कैनेडी यह चुनाव जीत भी गए। जब वो राष्ट्रपति बने तब उनकी उम्र महज 43 साल थी। कैनेडी ने राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को हराया था और थियोडोर रूजवेल्ट के बाद दूसरे सबसे कम उम्र के अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। इतना ही नहीं, वो 20वीं सदी में जन्म लेने वाले अपने देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। उनके शासन के दौरान ही बे ऑफ पिग्स अधिग्रहण, क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार का निर्माण, वियतनाम युद्ध की शुरुआत और अपोलो स्पेस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जिसके जरिए आगे चलकर मानव ने चांद पर कदम रखा। उनके राष्ट्रपति पद की अवधि को अक्सर कैमलॉट के रूप में भी याद किया जाता है, यानी एक स्वर्णिम युग जिसमें आशावाद और संभावनाओं की भावना हावी थी। चूंकि हर 4 साल बाद अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इसलिए 1964 में भी वहां इलेक्शन होना था। प्रेसिडेंट कैनेडी इस राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में जुटे थे। भले ही कैनेडी ने औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी का ऐलान नहीं किया, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उनकी दावेदारी पक्की थी। उन्हें भरोसा था कि एक बार फिर से वो राष्ट्रपति चुने जाएंगे। कैनेडी ने सितंबर 1963 में महज एक हफ्ते के अंदर 9 राज्यों में जनसभाएं संबोधित की। मगर इस वक्त कैनेडी का सबसे ज्यादा ध्यान किसी राज्य पर था तो वो था टेक्सास। इसकी वजह थी कि टेक्सास में उनकी पार्टी के नेताओं के बीच आपसी विवाद था। कुछ डेमोक्रेट्स कैनेडी से नाराज थे, लेकिन वे चाहते थे कि चुनाव से पहले हर हाल में इन नेताओं की नाराजगी दूर हो जाए। ऐसे में कैनेडी ने आने वाले दिनों में फ्लोरिडा और टेक्सास राज्य का दौरा करने का फैसला किया। उनके टेक्सास के 2 दिनों के कैंपेन के लिए 21 नवंबर की तारीख तय हुई। 21 नवंबर को राष्ट्रपति कैनेडी के एयरफोर्स 1 विमान ने टेक्सास के सैन एंटोनियो शहर में लैंड किया। साथ में उनकी पत्नी जैकलीन बोवियर भी थी। एयरपोर्ट से निकलने के बाद कैनेडी ने 3 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। आखिर में राष्ट्रपति कैनेडी ने रात टेक्सास के फोर्ट वर्थ शहर में बिताने का फैसला किया। 22 नवंबर का दिन
सूरज की चमकीली किरणों के साथ शुरू हुआ। डलास शहर अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार था। सुबह राष्ट्रपति कैनेडी के विमान एयरफोर्स वन ने कार्सवेल एयरफोर्स बेस से डलास शहर के लिए उड़ान भरी। डलास की सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। कैनेडी के यहां पहुंचने से पहले ही टेक्सास के गवर्नर जॉन बी कोनली और उनकी पत्नी नेली कोनली डलास पहुंच गए थे। कैनेडी विमान से निकलकर पत्नी जैकलीन के साथ वहां खड़ी एक खुली लिमोजिन कार में बैठ गए। उन दोनों के अलावा इस कार में 2 और लोग सवार हुए। इनमें एक टेक्सास के गवर्नर कोनली और दूसरी उनकी पत्नी नेली कोनली थी। जैसे ही कार एयरपोर्ट से बाहर निकली, सड़क के दोनों तरफ जमा भीड़ उनका इस्तकबाल करने लगी। कोई कैनेडी से हाथ मिलाना चाहता था तो कोई उन पर फूलों की बारिश कर रहा था। दोपहर 12:30 बजे काफिला शहर के डीजी प्लाजा पहुंच गया। राष्ट्रपति कैनेडी लोगों का हुजूम देखकर बेहद खुश थे। इस हुजूम ने राष्ट्रपति की कार का पीछा किया। फ्लैश कैमरों की रोशनी चमक रही थी और उत्साहित चीख पुकार में हर कोई उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था। कैनेडी ने भीड़ की ओर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। उनकी आंखों में एक विश्वासी चमक थी। लेकिन फिर अचानक एक आवाज ने माहौल को बदल दिया। पहली गोली गूंजी और एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 2 और गोलियां चली। राष्ट्रपति कैनेडी अपनी सीट पर गिर पड़े। इस घटना के दौरान खुफिया सेवा के कर्मचारी क्लिंट हिल उनके ठीक पीछे कार में थे। क्लिंट कहते हैं, मैं राष्ट्रपति की कार के ठीक पीछे था, तभी मुझे अपने दाएं कंधे की तरफ से कोई आवाज सुनाई थी। मैं तुरंत कार से कूदा और राष्ट्रपति की ओर दौड़ा, लेकिन जब तक मैं कार तक पहुंचा, राष्ट्रपति के सिर में गोली लग चुकी थी। हमने मिसेस कैनेडी को कार के अंदर ही छिपा दिया। उनकी गाड़ी तेजी से पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर बढ़ी। दुर्भाग्य से कैनेडी की चोटें घातक थीं और उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। डलास और पूरे अमेरिका में शोक की लहर दौड़ गई। जिस आदमी ने देश को उम्मीद और आशावाद का पाठ पढ़ाया, वो अब नहीं रहा। जॉन एफ कैनेडी की मृत्यु ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे अमेरिका को गहरे दुख में डुबो दिया। घटना के कुछ देर बाद ही डीजी प्लाजा के पास 24 साल के संदिग्ध नौजवान को देखा गया। पुलिस की आवाज देते ही वो भागने लगा। पुलिस के पीछा करने पर उसने गोलियां चलाईं। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नौजवान की पहचान ली हार्वी ओसवाल्ड के तौर पर हुई। उसके खिलाफ राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या के आरोप में केस भी दर्ज किया गया। ओसवाल्ड एक पूर्व नौसैनिक और स्वघोषित मार्क्सवादी था। उसने 1959 में सोवियत संघ की यात्रा की थी और 1962 तक वहीं रहा था। वह मिन्स्क में एक रेडियो और टीवी फैक्ट्री में काम करता था। इस हत्याकांड की जांच के लिए गठित वॉरेन कमीशन को जांच के दौरान पता चला कि कैनेडी की हत्या से 2 दिन पहले ओसवाल्ड क्यूबा और रूस के दूतावासों में गया था। इस संबंध में कई बातें सामने आईं। ओसवाल्ड की मार्क्सवादी इमेज होने की वजह से कुछ लोगों का मानना था कि कैनेडी की हत्या का कनेक्शन जरूर क्यूबा से जुड़ा था। ओसवाल्ड ने ऐसा क्यूबा के तत्कालीन प्रधानमंत्री फिदेल कास्त्रो को खुश करने के लिए किया था। हालांकि गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही जब उसे कंट्री जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी डलास में नाइट क्लब चलाने वाले जैक रूबी नाम के शख्स ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में रूबी ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वो कैनेडी की हत्या से दुखी था और गुस्से में उसने ओसवाल्ड की हत्या कर दी। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे अर्ल वॉरेन के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन को कैनेडी हत्याकांड की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कैनेडी की हत्या की रिपोर्ट 50 लाख पन्नों में है। वॉरेन कमीशन ने 1964 में अपनी रिपोर्ट में ली हार्वे ओसवाल्ड को एकमात्र हत्यारा घोषित किया, लेकिन इस निष्कर्ष की खूब आलोचना हुई। इस जांच को अक्सर जल्दबाजी में की गई और अधूरी जांच के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही कई और थियरीज भी सामने आई। एक थ्योरी इस बात पर आधारित थी कि ओसवाल्ड क्यूबा के पीएम फिदेल कास्त्रो को क्यों खुश करना चाहता था, या फिर क्या फिदेल कास्त्रो ने ही कैनेडी की हत्या करवाई है। असल में ये वो दौर था जब अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते बेहद तल्ख हुआ करते थे। 1952 से 1959 तक क्यूबा पर फुलहेंसियो बतिस्ता का तानाशाही शासन था, जिसे अमेरिका का समर्थन हासिल था। बतिस्ता की सरकार भ्रष्ट और दमनकारी थी, जिससे जनता में असंतोष बढ़ गया। इस असंतोष ने ही 1959 में क्यूबाई क्रांति को जन्म दिया। फिदेल कास्त्रो इस क्रांति के नायक बनकर उभरे।
क्रांति का नतीजा ये हुआ कि बतिस्ता को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। क्रांति के बाद कास्त्रो ने व्यापक भूमि और उद्योग सुधार किए, जिसमें कई अमेरिकी स्वामित्व वाली संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण शामिल था। इसने अमेरिका और क्यूबा के बीच आर्थिक और राजनीतिक तनावों को बढ़ा दिया। यह कोल्ड वॉर वाला दौर भी था। ऐसे में कास्त्रो को सोवियत संघ का साथ मिलने लगा। कास्त्रो के सोवियत संघ के साथ गठबंधन ने अमेरिका क्यूबा तनाव को और बढ़ा दिया। इस विश्वव्यापी वैचारिक संघर्ष में क्यूबा एक महत्वपूर्ण अखाड़ा बन गया। 1961 में प्रेसिडेंट कैनेडी के शासन के दौरान अमेरिका ने क्यूबा में कास्त्रो की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक हमला किया। क्यूबा के दक्षिण पश्चिमी तट पर बे ऑफ पिग्स में यह हमला कराया गया। इसी कारण इसे बे ऑफ पिग्स इन्वेजन नाम दिया गया। हमले में क्यूबा डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशनरी फ्रंट के लोगों ने हिस्सा लिया था, जिन्हें अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल था। इस हमले में क्यूबा के वे निर्वासित लोग शामिल थे जिन्हें फिदेल कास्त्रो ने बाहर का रास्ता दिखाया था जब उन्होंने क्यूबा क्रांति का विरोध किया था। ऐसा माना जाता है कि कैनेडी की सरकार ने गुप्त रूप से इस हमले को निर्देशित किया था, जिसमें धन और बल दोनों शामिल थे। अमेरिका ने इन क्यूबाई निर्वासितों के एक समूह को प्रशिक्षित किया, जिन्हें ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है।